चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन की अगली क्लास एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आई होप आपकी डेवलप होगी। एमआरडी, परफेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेड मोशन। अब तक हमने इन्हें इक्वेशंस की मदद से समझने की कोशिश की है, ग्राफ्स बनाए हैं, इक्वेशन समझे हैं। अब थोड़ी और बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिख दीजिए। A body starts from rest. The body starts from rest and moves with a constant acceleration. A body starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square. Constant acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसा। ये क्वेश्चन है। u 0 है और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी बतानी है एट t = 1, t = 2, ऐसा 4-5 सेकंड। तो v होता है u + 80। u 0 है तो v है 80। ठीक है, तो वेलोसिटी पहले हो जाएगी 2 × 1, 1 सेकंड बाद। वेलोसिटी 1 सेकंड तक चल लेने के बाद इतनी हो जाएगी, 2 सेकंड तक चल लेने के बाद 4 हो जाएगी, 3 सेकंड तक चल लेने के बाद 6 हो जाएगी, 4 सेकंड तक चल लेने के बाद 8 हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हम यही देख रहे हैं कि 1 सेकंड तक चल लेने के बाद वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। इसको आपने पूरा लिख लिया होगा, ये लिख लीजिए। A = 2 meter per second square, that after traveling 1 second, velocity increases by 2 meter per second. Velocity increases by 2 meter per second. पहले वेलोसिटी 0 से 2 हुई, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6 और फिर 4 से 8, 6 से 8। अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर 1 सेकंड तक चल लेने के बाद बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। ओके, इसलिए अगर हम इसे यहाँ विजुअलाइज करें, ये t = 0 है, ये t = 1 है, ये t = 2 है, ये t = 3 है, ये t = 4 है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो 0, 2, 4, 6, 8, ये वेलोसिटी है। खैर, इसका फिर वीटी ग्राफ बनता तो ऐसा बनता। ये पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 से बढ़ गई, फिर अगले उतने ही टाइम में और 2 से बढ़ गई, फिर उतने अगले ही टाइम में सेम टाइम में वेलोसिटी 2 से बढ़ गई, और फिर सेम टाइम में वेलोसिटी 2 से बढ़ गई। ये 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 से बढ़ गई, फिर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 से बढ़ गई, फिर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 से बढ़ गई। इसलिए ग्राफ लीनियर आ रहा है, ये लीनियर ग्राफ है ना। वेलोसिटी changes by equal amounts in equal intervals of time। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है तो, तो वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है,
अब आप क्या करिए, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालिए फर्स्ट सेकंड की। ये फर्स्ट सेकंड है, t is to 0 और t is to 1 के बीच का जो इंटरवल है वो फर्स्ट सेकंड है, और यहाँ 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब आप सेकंड सेकंड में बिगिन हो चुके हैं, यहाँ 2 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द थर्ड सेकंड, और यहाँ थर्ड सेकंड कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही पार्ट बी लिख दीजिए, पार्ट बी लिख दीजिए, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी इन सक्सेसिव सेकंड्स। Average velocity in successive seconds. Average velocity in successive seconds. तो एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में आ रही है, दिस इज फर्स्ट सेकंड, ये जो इंटरवल है ये फर्स्ट सेकंड। जब आप पैदा ही हुए हो, जब आप 2 दिन के हो, तो आप ऑलरेडी अपने फर्स्ट ईयर में हो। जब आप 15th बर्थडे आपका जैसे ही हो जाता है तो आप अपने 16th ईयर में लग जाते हो। तो ये फर्स्ट सेकंड है और ये सेकंड है। अगर टाइम 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो वो सेकंड है। तो फर्स्ट सेकंड की एवरेज वेलोसिटी है 0 + 2/2, ये इज इक्वल टू 1। तो सेकंड की एवरेज वेलोसिटी है वो है 2 + 4/2, 6/2 यानी 3। जो थर्ड सेकंड की एवरेज वेलोसिटी है, जो थर्ड सेकंड की एवरेज वेलोसिटी है वो 4 + 6/2 है, वो 10/2 है, वो 5 है। बस यही काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर u 0 हो तो एवरेज वेलोसिटीज इन सक्सेसिव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम are in the ratio 1:3, 5, 7, 9। बात और आगे भी ले जा सकते हैं, इस पॉइंट पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 स्टार लगा लीजिए। पूरे फर्स्ट सेकंड के लिए आप ये मान सकते हो, पूरे फर्स्ट सेकंड के लिए आप ये मान सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी 1 है, फिर एवरेज वेलोसिटी 3 है, फिर इस इंटरवल में इस पूरे इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 5 है। ठीक है, अब मैं इन सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट इमेजिन करना चाहता हूं, तो अगला पार्ट लिख दीजिए, डिस्कस डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेसिव सेकंड्स। सक्सेसिव सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर करें। ठीक है, अब वेलोसिटी में इधर 1 पे कांस्टेंट मान रहा हूं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मान रहे हो आप, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी टू टाइम। तो पहले 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एवरेज वेलोसिटी 1 है। एवरेज वेलोसिटी यानी वो जिस पे आप वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हो, ये। फिर बाद में जो एवरेज वेलोसिटी है वो 3 है, और टाइम इंटरवल में 1 सेकंड ले रहा हूँ। उसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी है वो 5 है, और थर्ड सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं टाइम इंटरवल 1 सेकंड का ले रहा हूं। इसी तरह फोर्थ सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था, ये थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था, ये फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ वेलोसिटी मेरी 7 है, फोर्थ सेकंड ये है। यहाँ वेलोसिटी को आप 6 + 8 यानी 14/2, 7 पे कांस्टेंट मान सकते हैं, और ये टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का। बस बहुत ही पावरफुल, 5 स्टार देने लायक बात आ गई, 5 स्टार दे दीजिए। अगर u 0 है एंड बॉडी इज मूविंग विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कितना भी हो सकता है। अगर u 0 है and body is moving with some constant acceleration, then in successive equal intervals of time,
successive equal interval of time, displacements in the same straight line, वैसे जो displacement है are in the ratio 1:3:5 7:9. जो एवरेज वेलोसिटी है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम इन बातों को एक्सटी ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ये लिख दीजिए, रिप्रेजेंट दिस इन एक्सटी ग्राफ। बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, u 0 है, इनिशियली मान लेते हैं x भी 0 था, तो जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दे आर इन द रेशियो 1:3:5:7:9। यदि मैं एक्सटी ग्राफ बनाता हूं, यदि मैं एक्सटी ग्राफ बनाता हूं इसका, ये टाइम एक्सेस ले रहा हूं, यहाँ टाइम है 0, यहाँ टाइम है 1, यहाँ टाइम है 2, यहाँ टाइम है 3, यहाँ टाइम है 4। इधर x लेता हूं, तो पहले सेकंड बाद जो x है वो 1 है, एक सेकंड के बाद 1, फिर अगले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो है इसके बाद 3। मतलब पहले जब मैं इधर चल रहा हूँ ना 1, एक सेकंड में ग्राफ इतना ऊपर उठा, ऐसा बोलता हूँ, फिर अगले एक सेकंड में ये 1 के बाद 3 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 3, और अगले एक सेकंड में उतने ही टाइम में ये 5 हो जाएगा, और बाद में उतने ही टाइम में ये और 7 चला जाएगा। ये पहले यहाँ था पार्टिकल, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, और फिर वहाँ ऊपर चला गया। इनको जोड़ देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये x40 में ग्राफ तो मुझे पता ही है, क्योंकि मुझे पता है मैं x इक्वल टू हाफ a² का ग्राफ बना रहा हूँ। अगर a2 है तो x इक्वल टू t²। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पहले एक सेकंड में बॉडी इतना बस ऊपर उठी, ये 1 है, फिर उतने ही टाइम में बॉडी थोड़ा ज्यादा ऊपर उठी, फिर उतने ही टाइम में बॉडी थोड़ा और ज्यादा ऊपर उठी, फिर उतने ही टाइम में बॉडी और ज्यादा ऊपर उठी, फिर उतने ही टाइम में तो बॉडी इतनी ऊपर उठ गई। ये 1, 3, 5, 7, 9 के रेशियो में है। ये समझ में आना है आपको। इक्वेशन तो आप इस ग्राफ की जानते ही हैं, ये पैराबोला है, सिमेट्रिक पैराबोला है, बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स अकेला है, बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये अभी मेन पहचानना ये है, अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो 1, 3, 5, 7, 9 बस ये पकड़ो, 1, 3, 5, 7, 9 बस ये बात पकड़ो। वेलोसिटी तो लीनियरली बढ़ रही थी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 हुई थी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली बढ़ रही थी, पर डिस्प्लेसमेंट तो बड़ी रैपिडली बढ़ रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट इसलिए रैपिडली बढ़ रहे हैं क्योंकि इस टाइम इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी ही 3 टाइम्स हो गई है। जब एवरेज वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई है तो डिस्प्लेसमेंट भी 3 टाइम्स होगा ना। आपको ये देखना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। रीजन भले इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये भले ही ना बोलें कि बाद में एवरेज वेलोसिटी 3 टाइम हो गई है। भाई शुरू में तो गाड़ी अभी आपने घर से निकाली है तो गाड़ी ने चलना शुरू किया है, पिकअप उसने लिया नहीं है अभी ज्यादा, तो शुरू में तो गाड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करेगी, फिर और बहुत स्पीड में आप आ जाएंगे, अच्छा बढ़िया एक्सीलरेटर दिया हुआ तो और ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी। तो ऐसा लिख दीजिए, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन velocity increases linearly, but displacements increase more rapidly.
उसकी इक्वेशन x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, उससे भी आप वो तो जानते ही हैं कि x लपक लपक के बढ़ रहा है, x जो है वो लपक लपक के बढ़ रहा है। अच्छा, जब रिटार्डेशन होता है ना, जब आप ब्रेक्स लगाते हो ना, तो ब्रेक्स लगाने के बाद फिर ये सीरीज उल्टी हो जाती है, फिर ये 97531 हो जाता है। ऐसा हेडिंग दे दीजिए, कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन। मैं फिलहाल इसको पूरी मैथमेटिक्स से तो नहीं कर रहा हूं, अभी तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। If the value of retardation is same as that of acceleration, if the value of retardation is same as that of acceleration, जैसे उधर 2 का एक्सेलरेशन लिया था, 2 का रिटार्डेशन ले रहे हैं, then the accelerated journey and the retarded journey are symmetric. Accelerated journey and the retarded journey are symmetric. That is now the displacements. Now the displacements in successive equal intervals of time. In successive equal intervals of time will decrease in the ratio. 9:7:5:3:1. 9:7:5:3:1. अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो शुरू में स्पीड मेरी बॉडी में कम है, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो शुरू में स्पीड कम है, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कम होंगे। पर अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो मेरी शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होंगे। रिटार्डेशन में ये सीरीज एकदम पलट जाती है, क्योंकि रिटार्डेशन के बिगिनिंग में वेलोसिटी ज्यादा है। बस ये 13579 और 97531 मुझे आपको समझाना था, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख दीजिए कि डिस्कस द फॉलोइंग ग्राफ्स। डिस्कस द फॉलोइंग ग्राफ्स। वही डिस्कशन मैं दोबारा कर रहा हूं आपसे। ये XT ग्राफ है और ये ऐसा दिया है, इस ग्राफ के बारे में आप जो जो बता सकते हैं वो आपको बताना है। तो नंबर 1 तो यही है सबसे पहले तो कि x इज इंक्रीजिंग विद टाइम। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि x इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और ऐसा लग रहा है कि काफी रैपिडली बढ़ रहा है। पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। x बढ़ रहा है, पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और वो ऐसा दिख रहा है कि ये 1 सेकेंड में ये 1 आया, फिर ये ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया। तो ये 13579 ही मान लीजिए आप, ये सपोज दिए। इतना तो दिख ही रहा है कि बाद में उतने ही टाइम में बॉडी ने ज्यादा ट्रैवल किया, फिर उतने ही टाइम में थोड़ा और ज्यादा ट्रैवल किया, फिर उतने ही टाइम में थोड़ा और ज्यादा ट्रैवल किया, फिर उतने ही टाइम में थोड़ा और ज्यादा ट्रैवल किया। बस आप तो वही लिख दीजिए, दिस इज इट। द ग्राफ इज obeys the equation x is proportional to t square. Graph obeys the equation x is proportional to t square. So it must have come from the equation half a t square. ये half a t square से आया होगा। It represents constant acceleration motion. ये constant acceleration motion को बस डिनोट कर रहा है। ये 13579 ही मुझे आपको दिखाने थे। गाड़ी एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, मैं इसे ये दिखाता हूँ। ये अगर x एक्सिस है घड़ी, तो ये t = 0 है, चलो ये t = 1 है, ये t = 1 है, ठीक है। फिर t = 2 यहाँ पे है पार्टिकल, और t = 3 पे पार्टिकल यहाँ है। ये अगर डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 5 है। ऐसे ही हम दिखाना चाहते हैं। पहले 1 सेकेंड में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 1 है, अगले 1 सेकेंड में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 3 है, और अगले 1 सेकेंड में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 5 है। इस विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। ये विजुअलाइजेशन आपको होना चाहिए। अगर हम कहते हैं बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, तो आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन भी आपको पता है,
ये विजुअलाइजेशन भी है, ग्राफ से भी आप पहचान रहे हैं। बस फिर अगेन इस ग्राफ को आपको डिस्कस करना है, इस ग्राफ को आपको डिस्कस करना है। एक्स ग्राफ है तो नंबर 1 तो वही बात है कि एक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड द बॉडी इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड द बॉडी इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ग्राफ के स्लोप की बात कर लें तो एक्स तो बढ़ रहा है पर स्लोप कम हो रहा है। लिख दीजिए द स्लोप dx by dt इज डिक्रीजिंग। इसका जो स्लोप है वो है dx by dt, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो जो स्लोप है वो dx by dt है, वो डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मुझे तो खैर इंटरेस्ट इस बात में है कि पहले इतने टाइम में इसका डिस्टेंस 9 है, फिर इतने ही टाइम में इसका टाइम सेम लेता हूँ, फिर जितना है मैं इतना लेता हूँ, ये 7 है, फिर इतने ही टाइम में ये 5 है, फिर इतने ही टाइम में ये 3 है और फिर इतने ही टाइम में ये 1 है। ये बहुत ध्यान से देख लीजिए आप, बस इसको फील करिए। बाकी आप पहचानते तो हैं, इक्वेशन तो आप पहचानते हैं कि t is proportional to x square, x is proportional to root t। ग्राफ t एक्सिस की तरफ झुक रहा है, ग्राफ t एक्सिस की तरफ झुक रहा है। ये कांस्टेंट रिटार्डेड मोशन है। एक साथ में लगा दिए वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पर फिर भी गाड़ी जा तो आ गई रही है, गाड़ी जा तो आ गई रही है। मुझे ये 97531 सिखाना था आपको, बस 97531। थर्ड क्वेश्चन है, इस ग्राफ को आपको डिस्कस करना है। ये dt है और ये स्ट्रेट लाइन है और ये वेलोसिटी u है। तो राइट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। Write the equation of this graph. The body is moving with constant acceleration a, ऐसा उसने दिया हुआ है। The body is moving with constant acceleration a. Sir, v is equals to u plus 80. हाँ, v is equal to u plus 80। मैं t is equal to 0 पे देख रहा हूँ, वेलोसिटी u है और उसके बाद लीनियरली बढ़ रही है। ये तो मैं उससे कंपेयर कर लेता हूँ y is equal to mx plus c से, और नहीं तो मैं यहाँ ये डिराइव कर लूंगा, ये v minus u है और ये t है और tan थीटा जिसको कि आप ग्राफ का एक्सेलरेशन कह रहे हैं वो v minus u by t है। तो हाँ, ये मुझे पता है कि v equal to u plus 80, क्योंकि t is equal to 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसी इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ये ग्राफ v is equal to u plus 80 है because it is a straight line not passing through origin, और ऊपर से गुजर रहा है, not passing through origin। So y is equal to mx plus c का रूट t है। ये जो इक्वेशन है ये y is equal to mx plus c है और vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है तो m को a डाल दिया। y is equal to mx plus c, y एक्सिस पे मैंने बनाया है v, स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे बनाया है t और c के नाम पे है u। y एक्सिस पे बनाया है v, x एक्सिस पे बनाया है t। इस ग्राफ का स्लोप vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है और जो कांस्टेंट है इंटरसेप्ट t is equal to 0 पे वो u। एक बार फिर याद दिला दूं कि इनिशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट करके लिख दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी is the velocity of the body when an observer starts observing it, when an observer starts
लुकिंग एट इट, जब इस पर ऑब्जर्वर इसको देखना शुरू करता है, बॉडी तो हो सकता है बहुत पहले से चल रही हो, पर जब आपने देखा उस समय जो वेलोसिटी थी, मतलब दैट इज एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ये vt ग्राफ है, मैंने ऐसा बनाया था, अभी मैं कहता हूँ हो सकता है वो ऐसा ग्राफ बना दीजिए उसी का। ये u है, ये मे बी t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 है, ये t इज इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग t इज इक्वल टू -1 कहते हैं। कई बार आपने पढ़ा है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। हम तो बड़े आराम से नेगेटिव टाइम की बात करते हैं। अभी मैंने देखना आपको शुरू किया, अब से 2 सेकंड पहले तो जो टाइम है, अगर अभी t इक्वल टू 0 है तो 2 सेकंड पहले जो टाइम था वो तो नेगेटिव टाइम कहलाएगा ना। अगर t इक्वल टू 0 पे यहाँ है तो जब इसने चलना शुरू किया था, एक्चुअली रेस्ट से जब स्टार्ट किया था, तो शायद -1 टाइम कहलाएगा। अगर ये 0 है तो ये टाइम -1 ही कहलाएगा। तो कभी कभी हम इस सेंस में t को नेगेटिव कह लेते हैं। अभी अगर t 0 है तो इसके पहले का जो टाइम है वो नेगेटिव टाइम है, और इसके बाद का जो टाइम है वो पॉजिटिव टाइम। ठीक है, बस। तो खैर आप वापस इसको चाहे तो मिटा सकते हैं, नया ग्राफ फिर से बना दीजिए, और इस ग्राफ में आपको बताना है, इस ग्राफ में आपको बताना है कि x बढ़ रहा है कि घट रहा है। x के बारे में आपको कुछ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन x बढ़ रहा है, ऐसा बना लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब बताइए, ये पोर्शन मान लेते हैं ए बी है, और ये पोर्शन बी सी है, और ये भी बना ही लेते हैं, ये सी डी। ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। आपको बताना है एक्स के बारे में, एक्स के बारे में। x 0 है, सर x a से लेकर c तक बढ़ रहा है, फिर c के X बाद घट रहा है, ए से बी तक बढ़ रहा है, फिर बढ़ ही रहा है सर, मतलब कांस्टेंट लेवल पे बढ़ ही रहा है। b से c तक तो सर कांस्टेंट में तो बढ़ रहा है, C a से से b तक डायरेक्टली बढ़ रहा है। सर c से d का नहीं पता। तो c से d भी बढ़ ही रहा है। हाँ, बढ़ ही रहा है सर, जीरो लेकिन कहीं भी कम नहीं है। नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये वीटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे रहा है। इसका जो एरिया है वो एक्स के बारे में जानकारी देगा। यहाँ से यहाँ तक भी एरिया बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी एरिया बढ़ रहा है, और यहाँ भी तो एरिया बढ़ ही रहा है। ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया भी पॉजिटिव है, और ये एरिया भी पॉजिटिव है। ऐसा बस आप लिख दीजिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ represents delta x. Area under VT graph represents delta x. Here the area under the graph is continuously increasing. Area under the graph is continuously increasing. So particle is continuously going away from the origin. Particle continuously origin से दूर जा रहा है। ये एक्सेलरेटेड जर्नी है। यहाँ b की इक्वेशन u प्लस at कुछ लिखी रहे हैं। यहाँ अगर आप b की इक्वेशन चाहेंगे तो कुछ मे बी 10t हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, k हो जाएगी, k बोल देता हूँ मैं इसे। और यहाँ वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी माइनस kt प्लस c। अभी इसको और अभी डिस्कस कर लेते हैं। रिटार्डेशन है ना, ये रिटार्डेशन है, इसको अभी अलग से एक बार इसकी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन से भी गाड़ी जाती तो आगे ही है। वीटी ग्राफ को डायरेक्ट, वीटी ग्राफ में डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है वो v के बारे में। जब आप स्लोप देख रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी मिल रही है, और जब आप एरिया देख रहे हो तो आपको डेल्टा एक्स के बारे में जानकारी मिल रही है। साक्षात ये आपको v दिखा रहा है कि पहले v बढ़ रही है, फिर v कांस्टेंट है, फिर v घट के 0 हो गई। ए के बारे में स्लोप से सोचना पड़ेगा। स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0, स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और x के बारे में एरिया से सोचना पड़ेगा। एरिया कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है, इसलिए x कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है, x कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब ये वीटी ग्राफ
ये वीटी ग्राफ है ये, और ये यू है, और कांस्टेंट रिटार्डेशन बॉडी में ए है, तो राइट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। वेलोसिटी की इक्वेशन है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u थी, E is equal to u minus 80. v is equal to u minus 80. V is equals to u plus 80. हाँ मैं अगर यहाँ पे लूं tan थीटा, तो tan थीटा है ये u बाय t, तो पूरा या तो थोड़ा और ऊपर से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसमें है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन, इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c से ही कंपेयर कर लेते हैं। y एक्सिस पे बनाया है वेलोसिटी, m यानी माइनस a, और x एक्सिस पे बनाया है t, और c है u, तो v इज इक्वल टू u माइनस 80 इसकी सही इक्वेशन है, या v इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस u। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वेशन बोली थी माइनस 80 प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से अगर यहाँ से दे दें तब तो अपन सही बना लेते हैं, अगर वो यहाँ से दे दें तो कहीं तो इसका इंटरसेप्ट आएगा ना, स्लोप तो नेगेटिव है और इंटरसेप्ट तो कहीं यहाँ आएगा इसका। ये वाली पार्ट की इक्वेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। E इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C, ये रिटार्डेशन है, वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रही है। इसकी इक्वेशन लिखना सीख जाइए आप, माइनस KT प्लस C, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट तो कहीं यहाँ आएगा ना, और स्लोप तो नेगेटिव है ही, तो माइनस KT प्लस C। इसमें बताइए x के बारे में बताइए, इस ग्राफ में x के बारे में बताइए। It is going in negative direction away from origin. नहीं, x बढ़ तो रहा है। ये अभी बढ़ रहा है। ऐसा लिखिए since area of the VT graph is positive, so delta x is positive, area of the VT graph is positive, so delta x is positive। अब एक्चुअली मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल पॉजिटिव है, और हम लोग ज्यादातर x इनिशियल को 0 मान लेते हैं, तो x फाइनल पॉजिटिव है and is continuously increasing, क्योंकि इस ग्राफ का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है and is continuously increasing। पहले xt vt ग्राफ का एरिया इतना है, फिर इतना और ऐड हो गया, फिर इतना और ऐड हो गया, फिर इतना और ऐड हो गया, फिर इतना और ऐड हो गया। vt ग्राफ का एरिया बढ़ता जा रहा है तो x बढ़ता जा रहा है, और x बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओरिजिन से दूर जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये ग्राफ ऐसा बनाऊं, है तो ये वीटी ग्राफ ही, ऐसा बनाता हूं, ये ए बी सी है, ये वीटी ग्राफ है। आपको यहां तक के मोशन की इक्वेशन लिखनी है, फिर यहां नीचे वाले मोशन की इक्वेशन भी लिखनी है, ए बी की और बी सी की। क्या ए बी की इक्वेशन और बी सी की इक्वेशन अलग अलग आएगी? क्या ए बी की इक्वेशन और बी सी की इक्वेशन अलग अलग आएगी? सेम तो सब कुछ कंटेंट है, सेम स्ट्रेट लाइन तो है। ऐसा लिख दीजिए, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन। So the equation of these two parts of the journey will be same. क्या ये मोशन कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड है, ये कंटिन्यूसली रिटार्डेड है, ये पहले एक्सेलरेटेड है और फिर रिटार्डेड है? AB में एक्सेलरेशन और BC में रिटार्डेशन है, ऐसा सही बोल रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir.
यस सर। ये मोशन कंटिन्यूसली रिटार्डेड है साहब। वीटी ग्राफ का स्लोप यहाँ भी नेगेटिव है और वीटी ग्राफ का स्लोप यहाँ भी नेगेटिव है। लिख दीजिए द मोशन इज कंटिन्यूसली रिटार्डेड। द मोशन इज कंटिन्यूसली रिटार्डेड। पॉइंट बी पे एक्स कितना है? जीरो। बस वो जीरो ही भर नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। पॉइंट बी, ये इस ग्राफ से तुम्हें साफ 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 दिखता है, वो v के बारे में दिखता है, x के बारे में दिखता नहीं है, सोचना पड़ता है। लिख दीजिए वेलोसिटी एट b इज नॉट जीरो, सॉरी वेलोसिटी एट b इज जीरो। a और x इज नॉट जीरो। वेलोसिटी जीरो है, a या x जीरो नहीं है, a या x जीरो नहीं है। ठीक है, स्लोप लगा पहले भी नेगेटिव है और बाद में भी नेगेटिव है। मोशन इज कंटिन्यूसली रिटार्डेड। ये बातें भी थोड़ी देर में बहुत परफेक्ट क्लियर हो जाएंगी आप। मोशन इसका कंटिन्यूसली रिटार्डेड है। x और a के बारे में सोचना पड़ेगा। a यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है, a कहीं भी जीरो नहीं है। लिख दीजिए a is constant and is nowhere zero. A is constant at some negative value. A is constant at some negative value and is nowhere zero. A is constant at some negative value throughout the journey and is nowhere zero. अब आपको x के बारे में बताना है कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कि कंटिन्यूसली घट रहा है, कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। सर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सर पहले बढ़ रहा है फिर सर कम। पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। हाँ, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। क्या एक्सटी ग्राफ बीटी ग्राफ का एरिया डेल्टा एक्स होता है? यहाँ तक तो एरिया बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ गया। अब वेलोसिटी ही जीरो हो गई। पहले ये ऐसा था असल में, ये मान लीजिए वेलोसिटी 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। और फिर ये वेलोसिटी मान लेते हैं, ये वेलोसिटी मान लेते हैं -1 है, ये -2 है और सपोज ये -3 है। तो इसका जो वीटी ग्राफ वेलोसिटी है ना, t = 0 पे वेलोसिटी इसकी 5 है, तो इसकी वेलोसिटी, हाँ यहाँ से देख रहा हूँ 5 4, मतलब मोशन ब्रेक्स लगे हुए हैं, तो वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ थी और बाद में वेलोसिटी यहाँ है। तो ए से बी तक पार्टिकल का एरिया ग्राफ का एरिया पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर ये नेगेटिव एरिया है, तो इसका ये इतना एक्स अब नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा लिख दीजिए कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टू बी, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली अप टू बी। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो लीनियरली भी बोल सकते हैं, लीनियरली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बी तक डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बी तक डिक्रीज हो रही है, वो भी लीनियरली, वो भी लीनियरली। At B it becomes 0. At B it becomes 0. And in the next part of the journey, ये मेरे को ये BD कहना था, ये कहना था BC, इसको C कहना था। In the next part of the journey, जो कि BC है, in the next part of the journey, the velocity is negative. Velocity is negative. So the particle is moving in negative direction of x-axis. Particle is moving in negative direction of x-axis. वो यहाँ तक गया, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो पार्टिकल ने वापस आना शुरू कर दिया। Now the particle is returning back towards origin. Now the particle is returning back towards origin.
ऐसे ही कुछ है, यही आपको इमेजिन करना है कि वेलोसिटी 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3, और माइनस का मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ डायरेक्शंस पहले से ही जरूर डिफाइन कर देते हैं, और नहीं डिफाइन करते वेलोसिटीज पहले से कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो फिर उसका एक कन्वेंशन है कि जिस भी जो, ऐसा एक लाइन लिख दीजिए, एक स्टार लगा के लिख दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट implied vector in the question, direction of first implied vector in the direction is usually taken as positive, this is a sign convention, usually इसको पॉजिटिव लेते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो पिछले ग्राफ में आपको ये कहना है कि ये ग्राफ है, पिछला ये वीटी ग्राफ था कि फाइनली एट द एंड ऑफ द जर्नी पार्टिकल प्लस एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा या ओरिजिन पे पाया जाएगा या माइनस एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा। लिख दीजिए, फाइनली एट द एंड ऑफ द जर्नी, दिस रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द जर्नी, द पार्टिकल इज at the end of the journey, the particle is at a point on positive x-axis or a point on negative x-axis or at origin। कहां पर है पार्टिकल? इस जर्नी के एंड में पार्टिकल कहां पर पाया जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो मैंने दिखाई दिया था, ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया कम है, तो इसका जो डेल्टा एक्स है वो ज्यादा है, पॉजिटिव एरिया ज्यादा है और नेगेटिव एरिया कम है, तो इतना आगे गया और इतना पीछे आया, तो बस ये फाइनल एक्स, जो टोटल एरिया है ना वो टोटल डेल्टा एक्स दे देगा। ऐसे लिख दीजिए, पॉजिटिव एरिया इज ग्रेटर देन द नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया बड़ा है नेगेटिव एरिया से, positive area is greater than the negative area, so the total area of the VT curve is positive, total area of the VT curve is positive। अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, जो A1 माइनस A2 है ना वो डेल्टा एक्स डिनोट कर रहा है, जो A1 माइनस A2 है वो x फाइनल माइनस x इनिशियल डिनोट कर रहा है। यूजुअली x इनिशियल 0 ही होता है, तो फाइनली xf कुछ पॉजिटिव आया ना। VT ग्राफ का यहाँ तक तो एरिया बढ़ ही रहा था तो x बढ़ रहा था, यहाँ VT ग्राफ का एरिया नेगेटिव में आ गया तो x अब नेगेटिव में आना शुरू हो गया, पार्टिकल ने अपनी जर्नी की डायरेक्शन पलट ली, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी और 0 थी, घट के 0 गई थी, पर वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई ना, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन गेट्स रिवर्स्ड। ऐसा लिख दीजिए, when v becomes 0 and motion continues after that, when v becomes 0 and the motion continues after that, the direction of motion gets reversed, the direction of motion gets reversed। ये मैं आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये a है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये t है, ये 0 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है और ये 20 सेकंड, और ये भी एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर
20 seconds. Find velocity after 10 seconds. Find velocity after 10 seconds. AT ग्राफ है ये. ये एटी ग्राफ है. ये सबसे पहली जानकारी तो एटी के बारे में देता है, एक्सीलरेशन के बारे में देता है कि एक्सीलरेशन पहले कांस्टेंट है, फिर कम हो रहा है, फिर नेगेटिव हो गया. खैर एटी ग्राफ सीधे सीधे तो ए के बारे में दिखाता है. अब मुझे वी के बारे में सोचना है तो शायद एटी ग्राफ का एरिया सोचना पड़ेगा. 100. The 110. हाँ 110 सही जवाब है. वेरी गुड. लिख दीजिए आगे. एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ represents delta V. एरिया अंडर एटी ग्राफ represents delta V. तो 10 सेकंड्स में जिस एरिया की बात हो रही है वो ये है. 10 सेकंड्स में जिस एरिया की बात हो रही है वो ये है. ठीक है. और इसका एरिया आ रहा है 100. तो आप लिख दीजिए इन फर्स्ट 10 सेकंड्स द डेल्टा V is 10 into 10. फर्स्ट 10 सेकंड्स में जो डेल्टा V है वो 10 into 10 है. ये रेक्टेंगल है ना, या स्क्वायर है. तो जो डेल्टा V है वो V फाइनल माइनस V इनिशियल है और वो 100 है. इसी को हम इंटीग्रेशन ऑफ A dt को कहते हैं ना डेल्टा V. AT ग्राफ का एरिया यानी A का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम A dt. खैर जो V इनिशियल है वो मैंने डायरेक्टली अपनी बात जानबूझ के 10 दे दी थी, -10. दिस इज इक्वल टू 100. So V final is equal to 110. ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कभी सवाल में, माइनर चेंज. ठीक है. अब आपको ये बताना है BC में जर्नी रिटार्डेड है या एक्सेलरेटेड. BC में जर्नी कैसी है बस इतना बताना है. Decreasing acceleration. Increasing acceleration. एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, बस एक ही, ये इन्हीं में से जवाब देना है. और कुछ नहीं. रिटार्डेशन. Acceleration. Acceleration. क्या बोल रहा है दानिश? Sir, acceleration. हाँ ये यहाँ से यहाँ तक A पॉजिटिव है. लिख दीजिए BC represents acceleration and CD represents retardation. जब तक A पॉजिटिव है तब तक ये एक्सेलरेशन है. आप सही कह रहे हैं. BC represents acceleration and CD represents retardation. फिर अब आपसे कहना है कि what is the question है, what is the final velocity at the end of 20 seconds. Final velocity at the end of 20 seconds. Hundred and 10. वेरी गुड, शाबाश. ये दोनों एक्चुअली सिमेट्रिक हैं, कैंसिल हो जाएंगे. जितनी यहाँ और वेलोसिटी बढ़ेगी ना उतनी यहाँ घट जाएगी. ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं, सब बता सकते हैं. ये तो A1 है, ये A2 है और ये A3 है. तो A2 is equal to A3, but A3 is negative. जितना और यहाँ वेलोसिटी ने गेन किया उतना यहाँ वेलोसिटी ने लूज कर दिया. यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी गेन करेगी और यहाँ वेलोसिटी लूज कर देगी. तो ये दोनों चेंज इनके डेल्टा भी कैंसिल हो जाएंगे. तो जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है बस वही पूरी जर्नी के एंड में भी फाइनल वेलोसिटी. आपको ये सिखाना था कि ये रिटार्डेशन नहीं है, ये AT एक्सेलरेशन की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है. और फिर वो चेंज इन एरिया वाली बातें भी कुछ आपको समझ में आई. ऑलराइट. अब मैं 2 सवाल करूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के और 2 वर्टिकल मोशन के. बस बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इसका. क्वेश्चन लिखिए. A body moves in a straight line along x-axis
starting from rest. The constant acceleration of 2 meter per second square. Visualize the motion. And draw. VT. VT. पहले मैं 80 ग्राफ को बना लेता हूँ और यहाँ मैं T दिखा देता हूँ 1, 0, 2, 3, 4, यहाँ एक्सेलरेशन दिखा लेता हूँ 2, यहाँ भी 2, G पे भी 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे कंटिन्यूसली 2 मिल रही है, इसलिए मेरा 80 ग्राफ बढ़िया ऐसे आराम से आ जाएगा। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन नहीं बढ़ रहा है, पर क्योंकि टाइम बढ़ रहा है इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है आगे। टाइम बढ़ रहा है इसलिए ग्राफ आगे बढ़ रहा है, और टाइम यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है। ये कहना गलत है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ये आप कहते थे बचपन में, आप इससे भूल जाइए। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात ठीक नहीं। खराब टाइम आता है ना आदमी का, वो नेगेटिव टाइम बोल दो, उसमें क्या, ठीक है ना। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो नेगेटिव टाइम ही तो चल रहा है, कोई अच्छा टाइम थोड़ी चल रहा है। t इज इक्वल टू 0 के बाद जो टाइम है वो पॉजिटिव टाइम है, और उसके पहले जो भी टाइम था वो नेगेटिव टाइम था। तो 80 ग्राफ तो ठीक है, कुछ खास नहीं है। dt के बारे में सोचते हैं, वेलोसिटीज की वैल्यूज के बारे में भी सोचेंगे। t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3, t is equal to 4, t is equal to 5। वेलोसिटी यहाँ पे शुरू में 0 थी, यहाँ भी 0 है, फिर 1 सेकंड तक चल जाने के बाद वेलोसिटी 2 हो जाएगी, और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 हो जाएगी, और 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 6 हो जाएगी, और 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 8 हो जाएगी, और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 हो जाएगी। ये बात हम लिख सकते हैं, if a is equal to 2 meter per second square, then after each 1 second velocity increases by 2 meter per second। और नहीं तो मेरे को ये फॉर्मूला पता ही है, मैं इसमें u को 0 डाल दूंगा, v को 80 डाल दूंगा, v को 2t हो गया। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे आराम से समझ में आ रहा था। 1 सेकंड तक चल लेने के बाद, 1 सेकंड तक चल लेने के बाद वेलोसिटी t से बढ़ जाएगी। 1 सेकंड तक चल लेने के बाद वेलोसिटी 2 से बढ़ जाएगी। और इसको ग्राफ पे दिखा देते हैं। एक लाइन तो ये लिख दीजिए पहले, और एक लाइन ये लिख दीजिए फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन वेलोसिटी, for constant acceleration motion velocity increases by equal amounts, velocity increases by equal amounts in equal interval of time, velocity increases by equal amounts in equal intervals of time, velocity increases by equal amounts in equal interval of time। ठीक है, इसका जो vt ग्राफ है वो फिर ऐसा आ जाएगा, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 1 है, ये t इक्वल टू 2 है, ये t इक्वल टू 3 है, t इक्वल टू 4 है। वेलोसिटी यहाँ पे 2 ले ली मैंने, फिर 4 ले ली,
6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और ऐसा ये आ गया, तो बढ़िया वीटी ग्राफ ऐसा आ गया। ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। एक बार करिए अपने इस वीटी ग्राफ को हमें यूं ही समझना है कि जब मैं एक सेकंड में वेलोसिटी ये इतने से बढ़ी, और एक सेकंड में वेलोसिटी फिर उतने से ही बढ़ी, फिर और एक सेकंड में वेलोसिटी उतने से ही बढ़ी। ये टाइम 1 सेकंड है, ये टाइम 1 सेकंड है, ये टाइम 1 सेकंड है। ये जो वेलोसिटी में चेंज है ये 2 है, ये जो वेलोसिटी में चेंज है वो 2 है, ये जो वेलोसिटी में चेंज है 2 है, और एक सेकंड बाद भी वेलोसिटी और 2 से ही बढ़ेगी। ये आपको समझ में आ रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। और इसके बाद मैं थर्ड बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, और a 2 है तो x इज इक्वल टू t स्क्वायर। ये वीटी ग्राफ हो गया हमारा। और जरा मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू t स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 2, x is equal to 4, at t is equal to 3, x is equal to 9, at t is equal to 4, x is equal to 16, और at t is equal to 5, x is equal to 25। हम यहाँ तक जाया करेंगे। ये ग्राफ तो हम ऑलरेडी जानते हैं, पैराबोला है बेंडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस, पर अब हम ये भी समझना चाहते हैं कि एक्चुअली ये 1 है, ये 3 है, ये 9 माइनस 4 5 है, ठीक है ना, ये 16 माइनस 9 7 है, और ये 9। तो डिस्टेंसेस आर इन द रेशियो 1:3, 5, 7, 9। ये बड़े ध्यान से समझने लायक बात है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं इसका ग्राफ को आसानी से बना लेता, ये मैं t को 1 ले लेता, t2, t3, t4 और t5 सेकेंड्स में। इधर x 0 के बाद 1, ये x है, ये 1, फिर ये 4, फिर ये 9, फिर ये 16, और मे बी फिर ये 25। 1 सेकेंड पे x इतना है, 2 सेकेंड पे x इतना है, 3 सेकेंड पे इतना है, 4 सेकेंड पे इतना है, और 5 सेकेंड पे तो और भी ऊपर है। तो ग्राफ ऐसा जा रहा है। मुझे तो पता ही है कि अगर x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला बेंडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस। पर मुझे तुम्हें ये सब सिखाना है, ये 1, 4, 9, 16, 25 वाला। सबसे बड़ी बात है, फिलहाल तो बस मैं ये सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं सिखा रहा। ये भी सीखने लायक है, पर इनके बारे में बातें बाद में होंगी। अभी तो सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी तो आप बोलिए कि साहब मैं जानता हूँ कि ये ग्राफ ऐसा आता है, एक्स का ग्राफ, और बोलिए पहले 1 सेकेंड में इतना, फिर 1 सेकेंड में इतना, फिर 1 सेकेंड में इतना, फिर 1 सेकेंड में इतना, और फिर 1 सेकेंड में इतना।
टाइम तो मैंने हर बार 1 सेकंड लिया है, ये टाइम भी 1 सेकंड 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 है, और मे बी ये टाइम भी 1 सेकंड है। और जो x है दे आर इन द रेशियो 1:3 5 7 9। कुछ इन्हें याद करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्का सा फील रखिए बस कि अगर मोशन एक्सीलरेटेड है, अगर मोशन एक्सीलरेटेड है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अभी वो स्पीड अप हो रहा है, अभी वो स्पीड अप हो रहा है, तो शुरू में उसके डिस्टेंसेस कम होंगे, उसके डिस्प्लेसमेंट्स कम होंगे, और जब उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी ज्यादा हो चुकी होगी तो बाद में उतने ही टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस लीनियरली एंड डिस्प्लेसमेंट्स इंक्रीज रैपिडली 1:3 5 7 9 के रेशियो में। बस यही समझना था, ठीक है? ये आपको समझना है initially the velocity is less and the body is moving slowly. Initially velocity less है and the body is moving slowly. But body is moving slowly and therefore it covers small distance initially. It undergoes small displacements initially. Initially इसमें small displacements होते हैं. It undergoes small displacements initially. But as the body picks up speed, as the body picks up speed, क्योंकि उसका motion accelerated है ना, it undergoes increasing displacements. It undergoes increasing displacements in equal interval of time. Increasing displacements in equal interval of time. अगर बॉडी एक्सीलरेशन से चल रही है तो उसकी वेलोसिटी तो लीनियरली बढ़ेगी, पर ये नॉन लीनियरली बढ़ रहा है, नॉन लीनियरली बढ़ रहा है। ये ग्राफ लीनियर ग्राफ नहीं है ना, ये थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर है, वेलोसिटी तो लीनियरली बढ़ रही है, पर ये ग्राफ नॉन लीनियर है और ये ग्राफ एक्स की तरफ झुक रहा है, तो वेलोसिटी कुछ ज्यादा, एक्स कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। शुरू में उतने ही टाइम में 1 चला, बाद में उतने ही टाइम में 3, बाद में उतने ही टाइम में 5, फिर उतने ही टाइम में 7 और फिर उतने ही टाइम में 9, क्योंकि बाद में मेरी वेलोसिटी ज्यादा हो गई है ना। एक्सीलरेशन है तो थोड़ी देर बाद हमारी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो बाद में मेरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएंगे। बस ये थोड़ा सा फील चाहिए आपको, बहुत कुछ याद नहीं करना है, एक रफ आइडिया चाहिए बस। बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी आपकी इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ऑलराइट, फिर ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन लिख दीजिए, अगला क्वेश्चन लिख दीजिए। अ बॉडी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस at constant speed of 10 meter per second. At constant speed of 10 meter per second. Brakes are applied when the body is crossing the origin. When the body is crossing the origin. And time is also started counting from this position. टाइम भी हमने यहीं से गिनना शुरू किया। Retardation is 2 meter per second square. Retardation is 2 meter per second square. ठीक है, तो ड्रॉ AT, VT, XT ग्राफ, इनको विजुअलाइज करिए और AT, VT और XT ग्राफ बनाइए। पहले AT मांगा है, तो एक बार रिटार्डेशन के बाद वापस रिपीट कर दीजिए।
रिटार्डेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और शायद उसके बाद तो मैंने यही कहा कि ड्रॉ AT VT XT ग्राफ, ड्रॉ AT VT XT ग्राफ। सर ये वाली लाइन भी रिपीट कर दीजिए, ब्रेक्स आर अप्लाइड वाली। है कौन सी? सर ये सेकेंड लाइन, ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हेन द बॉडी इज, इसके आगे। Brakes are applied when the body is crossing the origin, and time is also started counting from the same instant of time। मतलब आप सॉल्यूशन में ये लिख दीजिए सीधे कि at t is equal to 0, x is equal to 0, at t is equal to 0, x is equal to 0, and u is equal to 10, u is equal to 10। तो एक्सेलरेशन तो लगातार उसका मैं सीधे AT ग्राफ बना सकता हूँ। एक्सेलरेशन तो अगर ये ग्राफ है और AT ग्राफ है तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, और उसका एक्सेलरेशन -2 पे कांस्टेंट है। शायद रिटार्डेशन मैंने 2 बोला है। रिटार्डेशन को हम कभी -2 नहीं बोलते, ग्राफ में तो -2 प्लॉट करेंगे, पर रिटार्डेशन को बोलते हैं -2। रिटार्डेशन में उसके नेगेटिव होने का एहसास इंक्लूडेड है, ऐसा लिख दीजिए। रिटार्डेशन is never reported in the question or in the answer। Retardation is never reported in the question or in the answer with negative sign। Its negativity is included in its name। इसका नाम ही नेगेटिव है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेड। इसे फिर से नेगेटिव नहीं कहते, ये कहीं कहीं बात न्यूमेरिकल में काम आएगी। अभी तो खैर a को -2 आपको दिखाना ही पड़ेगा, a को -2 आपको दिखाना ही पड़ेगा। शायद ये इसकी जर्नी अगर विजुलाइज करूं तो t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3, t is equal to 4 और t is equal to 5 की ये कहानी। यहाँ वेलोसिटी जो है वो 10 है, फिर उसमें से 2 की कमी आ जाएगी तो 8 बचेगी, फिर यहाँ वेलोसिटी 6 बचेगी, और 2 सेकंड बाद और 2 की कमी आ जाएगी, वेलोसिटी 4 बचेगी, और 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 2 बचेगी, और ये 5 सेकंड बाद तो बॉडी रुक जाएगी। ये हम विजुलाइज कर रहे हैं, बॉडी जा तो एक्स एक्सिस के अलावा ही जा रही है और उसका मोशन रिटार्डेड था। और मेरे ख्याल से अगर मैं t = -1 पे बात करूं ना तो भी इसकी वेलोसिटी 10 है। t = -2 पे बात करूं ना ब्रेक्स लगाने के पहले, तब भी इसकी वेलोसिटी 10 है। और यहाँ एडिशनली उसने x भी 0 दिया है कि जब पार्टिकल ओरिजिन से गुजर रहा था तब हमने ब्रेक लगाया। पहले बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस लीनियरली। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, ऐसे ही कुछ होने की उम्मीद है। ये मैं की बना रहा हूं 1 0 2 3 4 5 और ये वेलोसिटी है ये 2 4 6 8 10। शुरू में वेलोसिटी 10 थी, t 0 है और वेलोसिटी 10 है, तो पॉइंट यहाँ आया। फिर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 8 बची, फिर 1 सेकेंड और उधर 2 बची, इधर ये वेलोसिटी बची, इधर ये वेलोसिटी बची और इधर ये वेलोसिटी बची। इनको ज्वाइन कर दूंगा तो वीटी ग्राफ ऐसा ही एक्सपेक्टेड था मुझे। वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रही है,
वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रही है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसमें इक्वल कमी आई है। इतनी वेलोसिटी में कमी आई है इतने समय में, इतनी वेलोसिटी में कमी आई है इतने समय में। मेरे को यही सब सिखाना है बस, ये एनालिसिस, ये वाली नजर भी आपकी जाए। वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ इतने समय में और वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ इतने समय में। मुझे केवल ये याद कराना, ध्यान दिलाना है। बाकी आप ग्राफ का शेप और ग्राफ की इक्वेशन वगैरह तो ऑलरेडी जानते ही थे। आप जानते थे ये -mx+c वाला ग्राफ है। ये इसकी मैं अगर इक्वेशन बनाऊंगा ना, ये 10 है, ये 10 है और ये चलो 5 है, ये 5 है, ठीक है। ये जनरल वेलोसिटी है v, तो इसकी इक्वेशन वही आ रही है y इज इक्वल टू -mx+c। तो y एक्सिस पे बनाया है v का जो c है वो है 10 और m है इसका 2 और x एक्सिस पे बनाया है t। तो v इज इक्वल टू -2t + 10। अभी तो मैं कभी कभी वेलोसिटी को -kt + c कह देता था, तो वैसा ग्राफ आता था। ये आपको पहचानना है। t = 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, ठीक है। मैं बोलता था आपसे इस vt ग्राफ का at ग्राफ बनाइए, ऐसा कुछ कहता था, या xt ग्राफ बनाइए, तो आपसे पहले इधर की इक्वेशन बनवाते थे, फिर इधर की इक्वेशन बनाते थे, फिर इधर की इक्वेशन बनाते थे, फिर ये इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते थे। तो आपको ये आना चाहिए कि ग्राफ का शेप देख के आप उसकी इक्वेशन बता सके। अगर ये vt ग्राफ है तो आप ये बोलिए कि यहाँ kt है, यहाँ k है और यहाँ -kt + c। फिर अगर x पे जाना है तो इंटीग्रेट करिए और a पे जाना है तो डिफरेंशिएट करिए। आएंगे अभी ऐसे सवाल तो और देख लेंगे। अभी मेरा वही डिस्कशन जारी है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, t = 0 पे, जब वो x = 0 पे था तो ब्रेक्स लगाए, रिटार्डेशन की वैल्यू 2 है या a की वैल्यू -2 है। अब मैं कह रहा हूँ xt ग्राफ बनाइए, xt ग्राफ बनाइए। अब मैं पूरी कैलकुलेशंस तो नहीं करवा रहा, पर आप जानते हैं कि रिटार्डेशन है तो ग्राफ ऐसा आएगा, रिटार्डेशन है तो ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। गाड़ी आगे तो जाएगी। अब मुझे केवल आपको ये दिखाना है कि पहले इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, फिर उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस, फिर उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस, ये इधर x बढ़ रहा है ना, फिर उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस, फिर उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस, और बस ऐसा दिखा सकते हैं। ये 1 3 5 7 9 ये 16 हो गया। पहले उतने ही टाइम में 16x इतना हुआ, रिटार्डेशन है तो फिर उतने ही टाइम में बॉडी कम दूरी चली, फिर उतने ही टाइम में कम दूरी चली, फिर उतने ही टाइम में और कम दूरी चली, फिर उतने ही टाइम में और कम दूरी चली, फिर उतने ही टाइम में बहुत ही कम दूरी चली। अभी 1 सेकंड में तो बॉडी रुकी जाएगी। ये जरूर आपके एनालिसिस में मुझे ये चीज और ऐड करानी थी। बाकी तो आप पहचानते ही थे कि ग्राफ t एक्सिस की तरफ झुक रहा है तो t is proportional to x², यानी x proportional to √t। ये तो आपके लिए कुछ नया था ही नहीं। ये नया एनालिसिस सीखना है आपको कि अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो शुरू में स्पीड ज्यादा है तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होंगे, और जैसे जैसे गाड़ी रुकने के करीब आ रही है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट्स कम होते जाएंगे, ठीक है। लिख दीजिए साफ साफ फिर से। When a body is moving with constant retardation, then before stopping, its displacements are in the ratio 7:5:3:1। अब वो 16 और 9 मैंने नहीं लिखे, वो भी लिख सकते हैं। 7:5:3:1। ठीक है।
अब और मस्त मजेदार डिस्कशन अब स्टार्ट होने जा रहा है आपका, और मजा आएगा आपको, और इसके बाद फिर आपके ग्राफ में काफी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, an object is dropped down, an object is dropped down with u is equal to 0 from a certain height, from a certain height. Okay, all right. Question में आपको डिक्टेट करा था, लिख दीजिए, object is dropped down with u is equal to 0 from a certain height. Object is dropped down with u is equal to 0 from a certain height. It falls with constant acceleration g. It falls with constant acceleration g, यानी कि 10 meter per second square. Constant acceleration g, 10 meter per second square for 5 seconds. For 5 seconds. Full stop. It immediately rebounds back. It immediately rebounds back with same speed. Rebounds back with same speed. और क्लियर कर देता हूँ, ब्रैकेट में लिख दीजिए, assume that no time is lost in collision, during collision. Assume that no time is lost during collision. So draw the following graphs. Draw the following graphs. Number 1, speed versus time. बहुत अच्छा डिस्कशन जाने वाला है, स्पीड वर्सेस टाइम। तो एक बात तो ये लिख दीजिए कि स्पीड इज नेवर नेगेटिव। ये ध्यान दे लेते हैं, इनको ध्यान में रख के अपनी कैलकुलेट करेंगे, स्पीड नेवर नेगेटिव। और दूसरी फिर से वही बात है कि अगर एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 1 सेकंड तक गिर लेने के बाद स्पीड या वेलोसिटी 10 से बढ़ जाएगी, ये भी लिख दीजिए। After falling for 1 second, after falling for 1 second, speed increases by 10 meter per second. After falling for 1 second, speed increases by 10 meters per second. सर हाँ? सर लाइक जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, शाम्भवी क्या बोल रही हो, जोर से बोलो। सर जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, हाँ, ये जो लाइक ग्राफ बनाया था वो 6 सेकेंड्स कवर हो रहा था उसमें, लाइक तो सर फिफ्थ, आप उसे 5 पे रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो 5th सेकेंड के बाद जो कर्व है वो लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ना, नहीं क्योंकि नहीं, वो उसने 5 सेकंड तक का कहा था बस, उसके बाद जो मत सोचिए, अपने आप आ जाएगा। अभी इन डिस्कशंस में वो सब बातें भी आ जाएंगी, वहां से दिमाग हटा लीजिए, इसी क्वेश्चन पे आ जाइए। अब मैं यहां से देख रहा हूं, ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 3 है, t इज इक्वल टू 4 है, और ये t इज इक्वल टू 5 है। और 5 सेकंड बाद इसका ग्राउंड से कॉलिजन हो गया। यहाँ इसकी स्पीड है 0, यहाँ इसकी स्पीड है 10, यहाँ इसकी स्पीड है 20, यहाँ इसकी स्पीड 30, यहाँ इसकी स्पीड है 40, और यहाँ स्पीड है 50। ये डाउनवर्ड जर्नी हो गई, पूरा विजुअलाइज करिए उसे। और अपवर्ड जर्नी अब है, रिटर्न जर्नी ये है। और टाइम हमने यहां से गिनना शुरू किया है, तो अब ये तो t इक्वल टू 5 ही है, और ये t इक्वल टू 6 है, ये t इक्वल टू 7 है, ये t इक्वल टू 8 है, ये t इक्वल टू 9 है, और ये t इक्वल टू 10 है। और स्पीड यहाँ पे भी यही है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, और 10 से 0। अब हम ये ग्राफ बना सकते हैं, अब हम ये ग्राफ बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टाइम हो गया।
और वेलोसिटी जो है वो 0, 10, 20, ये वेलोसिटी 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, ये पहला पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट आ गया, ये आ गया। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 50 है और t इक्वल टू 6 पर t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी रिवर्स हो गई। पहले बॉल नीचे गिरी, जमीन से टक्कर खा के ऊपर जा रही है और इसमें कोई टाइम लूज नहीं हुआ। तो यदि ये t इक्वल टू 5 है तो ये भी t इक्वल टू 5 है और 1 सेकंड तक ग्रेविटी के अगेंस्ट अब रिटार्डेड मोशन होगा। 1 सेकंड तक अब इसकी स्पीड कम होना शुरू हो रही है। तो 6 सेकंड बाद 40, 7 बाद 30, ये 20, अब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये इसी तरह यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो बढ़िया ये ग्राफ बनेगा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ये बनेगा। अगर से बना देते हैं, पहले स्पीड बढ़ेगी और फिर स्पीड घटेगी, पहले स्पीड बढ़ेगी और फिर स्पीड घटेगी। पहले स्पीड बढ़ रही है फिर स्पीड घट रही है, ठीक है। इसका स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप अभी कैसा है? पहले यहाँ स्लोप पॉजिटिव और यहाँ स्लोप नेगेटिव है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो अपवर्ड जर्नी है वो रिटार्डेड है? Yes, sir. वो सबसे गलत Yes, sir. डिसीजन हो जाएगा। ये एक बात तो ये ध्यान रख लो कि नेवर टेक एनी डिसीजन बाय स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आप फैसला ले सकते हैं। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो बात अलग थी। स्पीड टाइम ग्राफ से आप कोई डिसीजन ना लें, कचरा है स्पीड टाइम। ये बात सही है कि पहले स्पीड्स बढ़ रही हैं और फिर स्पीड्स घट रही हैं, पहले बढ़ी और फिर घट रही हैं। पर मुझे अभी ये पूरा यकीन नहीं है कि मैं इसे रिटार्डेड मोशन कह सकता हूं कि नहीं। ये तो हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसके बाद आप बनाइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस लिखा है मैंने। ये 1, ये 1, ये 3, ये 5, ये 7 और ये 9। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड। हाँ ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड में इतना होगा, सेकेंड में इतना होगा। मैंने रेशियो ले लिया सीधे, कैलकुलेशंस नहीं की। कैलकुलेशंस मत करिए अभी। 4th सेकेंड में इतना होगा और 5th सेकेंड में इतना होगा। अच्छा, लौटते समय ये 6th सेकेंड होगा, ये 7th सेकेंड होगा, ये 8th सेकेंड होगा, ये 9th सेकेंड होगा और ये 10th सेकेंड होगा। डिस्टेंसेस के लिए ये 1, 3, 5, 7, 9 की बात कर लीजिए जरा। किसी फॉर्मूले से अभी नहीं कर रहा है इसको। 1, 3, 5, 7, 9। अब जरा इसका यहाँ ग्राफ बना देते हैं अपन पूरा। 0 से 10 सेकेंड, ये 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। और अब पहले सेकंड में ये 1, यहाँ मैं बनाऊंगा 1, फिर मैं एक्चुअली 1 + 3 बनाऊंगा, ये मैं 1 + 3 बनाऊंगा, एक्चुअली ये 4 बनाऊंगा, और ये 4 + 5 एक्चुअली मैं 9 बनाऊंगा, और ये 9 + 7 मैं 16 बनाऊंगा, और ये एक्चुअली मैं 25 बनाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैंने क्या किया, इनको ऐड किया, देखना जरा 1 + 3 को 4 ले बोला है, क्योंकि पहले सेकंड में 1 गिरा, दूसरे सेकंड में 3 गिरा, तो दोनों सेकंड में मिला के 4 गिरा ना, तीसरे सेकंड में 5 गिरा, तो तीनों सेकंड में मिला के टोटल मिला के 1 + 3 + 5। एक्चुअली वो x = हाफ at² टाइप आ रहा है। अगर मैं a को 1/2 मान लूं तो x = t² आ रहा है। तो जो फिर जो ये आएगा ना, ये तो 1 4 9 16 आएगा ना। अगर ये g को 10 भूल जाओ 1 मिनट, a को 2 ले लो, इक्वेशन ये आएगी। तो x जो आएंगे वो 1 4 9 16 25 आएंगे। इनका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 1 था, इनका 3 है, इनका 5 है, इनका 7 है, इनका 9 है। तो मैं एक्चुअली यही कह रहा हूं कि ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये कहेगा पहले 1 सेकंड में हम 1 चले, फिर अगले 1 सेकंड में ये 3 चले, फिर अगले 1 सेकंड में ये 9 - 4 5 चले। थोड़ा टफ है इनिशियली ये। पहले 1 सेकंड में मैं 1 चला, फिर अगले 1 सेकंड में 3, क्योंकि मैंने ऊपर से छोड़ा है शायद, तो अभी स्पीड बढ़ रही है, जिस बिकम अप स्पीड। अगले 1 सेकंड में वो और 5 चला, उसके अगले 1 सेकंड में वो 9 चला, और उसके अगले 1 सेकंड में ये 7 चला, और उसके अगले 1 सेकंड में ये 9 चला। और यही सब बातें इसकी लौटते समय हो जाएंगी। बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है आपको कि ऐसा बन जाए। एक रफ आइडिया ले लीजिए बस। एक तो डिस्टेंस भी जो है, एक तो डिस्टेंस भी, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, एंड सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। अगर बॉडी यहां आई है और यहां गई है तो डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है उसका, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। ये जो ग्राफ है ना, ये जो xt ग्राफ है, ये तो एक्सीलरेशन का था, और उसके बाद ये ऐसा आ जाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये ग्राउंड है। मैंने x ऊपर से नापे हैं, ये जर्नी का फोटोग्राफ नहीं है, इसलिए ये ग्राउंड नहीं है, ऊपर से छोड़ा है। तो वेलोसिटी 1 2 3 4 5 7 बढ़ रही है, और x भी मैं ऊपर से ही नाप रहा हूं, ये जर्नी का फोटोग्राफ नहीं है। इस ग्राफ को देख के हम अभी तो इतना ही बोल देते हैं तो भी काम चल जाएगा कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी are symmetric. Upward and downward journey are symmetric. यही हमने स्पीड टाइम ग्राफ में भी देखा था। पहले स्पीड बढ़ रही थी, जिस तरह से उसी तरह से बाद में कम हो रही थी। जो पूरा वेरिएशन नीचे आते समय था, उसका उल्टा वेरिएशन ऊपर जाते समय था। ऐसे यहाँ भी x इस तरह से बढ़ रहा है और बाद में इसी तरह से घटेगा, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आना चाहिए। और बड़ा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, क्या आपको समझ में आना तो चाहिए कि ये 1
ये 3, ये 5, ये 7 और ये 9, और उल्टा आएंगे तो ये ऐसा 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 और ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है। इधर ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, 7 5 5 यहाँ तक लाऊंगा सिमेट्री के मारे, और फिर ये इधर जाके ये ऐसा 3, यहाँ तक 3 और फिर यहाँ तक 1 ऊपर जाते समय शुरू में बॉडी स्पीड पिकअप कर रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं 1 3 5 7 9, और लौटते समय उसकी इनिशियली स्पीड मतलब ये नीचे से जमीन से टकरा के ऊपर जा रही है, तो इनिशियली स्पीड ज्यादा है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीडिंग अप, है ना, डाउनवर्ड्स मोशन, स्पीडिंग अप। तो आपको दिख रहा है डिस्टेंस लगभग के बढ़ रहे हैं, और ये स्लोइंग डाउन क्योंकि गोइंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये था। अब मैं इनके वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनवा रहा हूं। थर्ड आपको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी 0 1 10 20 30 40 और 50 होगी। अगर एक्सीलरेशन 10 है तो t इक्वल टू 0 पे इसको ड्रॉप किया, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 10 है और t इक्वल टू 3 पे उस पर और 10 बढ़ गई है, और 1 सेकंड बाद वेलोसिटी और 1 से बढ़ गई है, और 1 सेकंड बाद और 1 से बढ़ गई है, और t इक्वल टू 5 पे उसकी वेलोसिटी 50 है। ये उसकी बॉडी को हमने रिलीज किया है, तो पहले बॉडी नीचे आ रही है, इट इज पिकिंग अप स्पीड, स्पीड इसकी बढ़ रही है। इक्वल टाइम में चेंज इन स्पीड इक्वल है, पर अब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब जब ये अपवर्ड जर्नी होगी ना, ये वेलोसिटीज हैं +10 +20 +30 +40 +50। अब यहां पे हो जाएगी ये -50 -40 -30 -20 -10 और 0। We have assumed the direction of first mentioned vector, that is first mentioned vector, that is downwards journey, downwards velocity as positive. So upward direction is negative by virtue of previous study of motion. डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ऐसे ही मान लिया क्योंकि पहला इनिशियल मोशन वही हो रहा है, इनिशियल मोशन वही हो रहा है। तो टोटली मैटर ऑफ हमारा चॉइस है। खैर हम किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं, पर यूजुअली उसने पहले इनिशियल मोशन की ये बात की है तो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। तो वेलोसिटी +10 +20 +30 +40 +50 होती है, और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव कहलाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव कहलाएगी। तो वेलोसिटी शायद आप बीटी ग्राफ बनाएंगे ना, तो पहले तो 0 से 50 होगी,
पहले तो 0 से 50 होगी, फिर एकदम से -50 हो जाए और फिर ये बढ़ के 0 हो जाए। ठीक है ना? ऐसा कुछ ग्राफ जो डेटा आपने लिया है उसके आधार पे आप ये ग्राफ बना लीजिए। मैंने बॉडी यहां से छोड़ी है तो t = 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी 1 सेकंड बाद 10 हो गई, 2 सेकंड बाद 20 हो गई, 3 सेकंड बाद 30 हो गई, 4 सेकंड बाद 40 हो गई और 5 सेकंड बाद 50 हो गई। ये ऐसा पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो 5 सेकंड तक तो वेलोसिटी ठीक है, 0 से +10, +10 से +20, +30, +40, +50, 5 सेकंड तक तो वेलोसिटी बढ़ी और उसके बाद इमीडिएटली वो सीधे -50 हो गई। वेलोसिटी यहां तक बढ़ी, फिर यहाँ पे एकदम यहाँ पे सडनली -50 हो गई, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गई ना, -50 हो गई। अब आप यहाँ बनाइए 6 सेकेंड्स पे, 7 सेकेंड्स पे, 8 सेकेंड्स पे, 9 सेकेंड्स पे, 10 सेकेंड्स पे। 6 पे आप बनाएंगे, यहाँ -50 थी, इसके बाद -40, एक पॉइंट ये, फिर ये -30, फिर ये -20, फिर ये -10 और 0, -40, -30, -20, ये तो 6 सेकेंड्स पे -40, 7 सेकेंड्स पे -30, तो ये ग्राफ अब ऐसा जाएगा ना। स्पीड टाइम ग्राफ ये आया था क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, और इसी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ये आ रहा है, ये वीटी ग्राफ। ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं, ये डी मान लेता हूं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है या हाईएस्ट पॉइंट पे है। हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये जर्नी का फोटोग्राफ नहीं है। जर्नी का फोटोग्राफ तो एक्स वाई में दिखता, एक्स टी में नहीं दिखेगा, क्योंकि टी का फोटोग्राफ नहीं खींच रहे आप। ये हाईएस्ट पॉइंट है, फिर ये ग्राउंड है जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर ये भी ग्राउंड है जहाँ वेलोसिटी रिवर्स हो गई है, और ये फिर से हाईएस्ट पॉइंट है। ये ग्राउंड है, ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी 0 है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का ये जो पहला पार्ट था ना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो पहला पार्ट था, ये तो हमेशा सेम रहेंगे। ये वाले पार्ट डिफरेंट आएंगे क्योंकि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। इनिशियल ये वाला पार्ट तो सेम आएगा और ये वाला पार्ट डिफरेंट आएगा। हालांकि सिमेट्री तो होगी इनमें, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। एनीवे, आप मुझे बताइए ए बी में बस लिख दीजिए पार्ट, लिखिए पार्ट ए बी, द मोशन इज एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड। ए बी में मोशन एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड? कांस्टेंट है, बस एक्सेलरेटेड है। वीटी ग्राफ का स्लोप है और वो पॉजिटिव है, तो बस ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ठीक बोल रहे हैं आप, स्लोप इज पॉजिटिव। और अब प्रॉब्लम शुरू होगी आपकी। अब आप गलत जवाब देंगे, इसलिए जो सोच रहे हैं उसका उल्टा ही बोलिएगा। सीडी पार्ट ऑफ द जर्नी में मोशन एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड?
target? Accelerated. Accelerated. एक्सेलरेटेड। जो वीटी ग्राफ का स्लोप यहाँ था वही तो यहाँ भी है साहब, लिख दीजिए। CD part of the journey is also accelerated. Accelerated. ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से टपकाया, इसका नीचे आना एक्सेलरेटेड है, इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि इस पे स्पीड 10, 20, 30, 40, 50 हो रही, और जब ये ऊपर जा रहा है तो इट इज स्लोइंग डाउन, और मैं फिर भी उसे एक्सेलरेटेड कह रहा हूं। वेलोसिटी 50, 40, 30, 20, 10, 0 हो रही है, पर मैं उसे एक्सेलरेटेड कह रहा। मैं बहुत श्योर तो नहीं, पर मुझे एक बात का यकीन है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या डिनोट करता है? Displacement. रिटार्डेशन है, इसमें थोड़ा सा डाउट तो है मुझे, क्योंकि यहाँ घट तो रही है 50, 40, 30, 20, 10 हो तो रही है, पर ये बताइए कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या डिनोट करता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है। अगर एक बॉडी को मैंने ऊपर से छोड़ा, वो नीचे गिरी और फिर वापस वहीं आ गई जहां थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. 0। तो क्या इस ग्राफ का एरिया 0 है? इस ग्राफ का एरिया 0 नहीं है। नहीं सर। एक्सेलरेशन है और बाद में रिटार्डेशन है, तो ग्राफ ऐसा बनता और इसका एरिया 0 नहीं आता, पर इस ग्राफ का एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब यही ग्राफ सही है। लिख दीजिए, एरिया ऑफ दिस वीटी ग्राफ इज 0 and the displacement in the round trip is also 0. Displacement in the round trip is 0. So this VT graph must be correct. This VT graph must be correct. क्या बोलते हो? Sir, can you repeat? VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो 0 है, तो VT ग्राफ का एरिया 0 होना चाहिए। यहाँ VT ग्राफ का एरिया 0 नहीं है। अगर आप मानते हैं कि ये वेलोसिटी 50, 40, 30, 20, 10, 0 हो रही है और ये रिटार्डेड मोशन है, तो फिर ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था, पर ये ग्राफ सही यही सही है क्योंकि इसी से डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। कुछ कहना है तो बताइए। चक्कर क्या है? यहाँ वेलोसिटी -50 से -40 से -30 से -20 से -10 हो रही है, वो बढ़ रही है। लिख दीजिए, when velocity decreases in negative direction, velocity decreases in negative direction, it becomes less negative, it becomes less negative, so it increases. So it increases. एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, इसे पहचानने का एक ही तरीका है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की तुलना में कम है कि ज्यादा है। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी -10 है और प्रीवियस इंस्टेंट पे -20 थी और ये ज्यादा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है? ध्यान से सुनिए, अगर मैंने पत्थर को अभी तो यहां से छोड़ा, पहले वो नीचे गया, फिर वो ऊपर आया, इसी को मैं प्रीवियस हिस्ट्री कह रहा था। अगर मैं पत्थर को जमीन से फेंकता ऊपर और टाइम भी यहीं से गिनता, तो ये जरूर रिटार्डेड मोशन होता। अभी तो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के मारे, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह चुके थे, तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव कहना पड़ा। ये -50, -40, -30, -20, -10 और 0 हुआ। पर अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती और मैं जमीन से खड़े होकर पत्थर को सीधे ऊपर फेंकता, तो वो रिटार्डेड मोशन ही कहलाता, क्योंकि फिर +50, +40, +30, +20, +10, +0 होती। ये अलग से लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, अलग से एक नोट बना दीजिए, वार्निंग बना दीजिए, लिख दीजिए, here initially the object goes down and then comes up.
comes up. So both parts of the journey are accelerated. Both parts of the journey are accelerated. But if the object is initially at ground, and at t is equal to 0, it is thrown up. At t is equal to 0, it is thrown up. Then we can consider the upward direction as positive. We can consider the upward direction as positive. And in that case, the journey, the upward journey from ground will be considered as retarded. The upward journey from the ground will be considered as retarded. सारा मुद्दा इस बात का है कि आप t इक्वल टू 0 कैसे कह रहे हैं। अगर आप टाइम यहां से काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो डाउनवर्ड जर्नी भी एक्सेलरेटेड है और टकरा के जो वापसी जर्नी है वो भी एक्सेलरेटेड। अगर टाइम खाली नीचे से ही गिन रहा है, पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका और टाइम भी वहीं से गिन रहे हैं, तो ये रिटार्डेड मोशन आप ले सकते। आप 50, 40, 30, 20 पे मत जाइए, आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अपवर्ड जर्नी, अगर टी में 0 वहीं से गिनूं, नीचे से जब पत्थर फेंका वहीं से टाइम गिनूं, तो अपवर्ड जर्नी रिटार्डेड है। और अगर मैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री की भी बात कर रहा हूं, पत्थर को यहां से छोड़ा था, पहले वो नीचे गया और बाद में टकरा के वापस ऊपर आ रहा है, तो ये जर्नी रिटार्डेड नहीं है। ऊपर पत्थर फेंकना रिटार्डेड नहीं है, एक्सेलरेटेड। अगर जमीन पे खड़े होकर पत्थर ऊपर फेंकोगे तो ये रिटार्डेशन, और ऊपर से बॉल फेंक छोड़ोगे, पहले नीचे आएगी फिर टकरा के ऊपर जाएगी, तो पूरी जर्नी एक्सेलरेटेड। द एंटायर जर्नी इज एक्सेलरेटेड। गॉट इट? और इसका एक लास्ट ग्राफ बनाना है आपको। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। एक्सटी ग्राफ तो हमने बनाया ही था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बनाया ही था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बनाया ही था। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए। गलत हो गया। पहले जो मैंने बनाया था ना, एक्चुअली जो सेकंड ग्राफ बनाया था वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसको चेंज करके नाम लिख दो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और अब लिखो चौथा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इतना सा ही फर्क है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। यहां तो क्या था ना, पार्टिकल, ये तो पार्टिकल ऐसा x बढ़ रहा है, फिर उसका x घट रहा है, तो यहाँ x 0 हो गया था ना। यहाँ x बढ़ रहा है फिर x घट रहा है। अभी क्या होगा, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं। तो पहले तो वह ऐसे ही जाएगा और फिर मेरे ख्याल से ऐसा जाएगा। एक्चुअली तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है,
ऐसा टाइप का कुछ होगा। पत्थर पहले नीचे आया है और उसके डिस्टेंस 1, 3, 5, 7, 9 के रेशो में बढ़ रहे हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। ये 1, 3, 5 यहां तक मुझे दिखाना था। ये 1, 3, 5, 7, 9 तक बढ़ रहे हैं। ये 1, ये 3, ये 5, ये 7 और ये 9। ये तो ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ऐसे ही हो रहा है ना, स्पीड बढ़ रही है। तो 1, 3, 5, 7, 9 फिर ऊपर जा रहा है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है। डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, अब ये 9 आएगा, ये 7 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी कम नहीं होता। पहले जो था x का डिस्प्लेसमेंट था, वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाके ऐसा हो सकता है। डिस्टेंस को तो हमेशा आगे ही बढ़ना है। पूरी अगर मैं इसकी समरी बना दूं तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा है। स्पीड तो कम हो सकती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस पहले ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट हम खाली x से लिख सकते हैं, इसका मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्ट तो सेम बनेगा, शुरू में तो ग्राफ सेम बनता है। फिर अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही कम होगा। ये लोग सिमेट्रिक होते हैं। ये लाइन तो हम लिख ही चुके हैं कि अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिक। अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिक। ये सब थोड़ा अच्छे से समझिए, डिस्कस कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और बहुत ही टफ है। मैं तो इसे टफ मानता हूँ, और अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए मजा आ गया आपको। ठीक है, यहां पर आपको कुछ डाउट पूछना है, इसे और अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा भी एक डिस्कशन और बचा है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir.